हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम नरेशन के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में हम इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जानना सीखेंगे। साथ में इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, इसका भी अध्ययन करेंगे। आपको बताना यहाँ पर आवश्यक है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस ही वो सेंटेंसेस होते हैं जो प्रायः स्पोकन इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज की क्लास ग्रामर पोर्शन के साथ साथ जो स्पोकन लर्नर्स हैं, द पर्सन हु वांटेड टू स्पीक लर्न इंग्लिश, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश जानना चाहते हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बहुत से महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को बताया जाएगा जो अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। साथ में नरेशंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, उसको एग्जाम्पल के रूप में भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। जानते हैं हम लोग कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है? आज्ञा सूचक वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, मना करना, आदेश देना आदि बातें पाई जाती हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट छिपा रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। अतः वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज़, ऑलवेज, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है, या फिर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है, या फिर प्लीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है। इस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में यू शब्द छिपा होता है, यू शब्द लिखा नहीं जाता है। अब आप ज़रा सोचिए, जो हम यू ही क्यों होता है? कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं, सर यू ही क्यों हो सकता है? इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कुछ और भी तो हो सकता है। नहीं, यू ही होगा। कारण क्या है इसका, मैं आपको बताऊंगा कि जब हम किसी से बात करेंगे, उस व्यक्ति से हम बात करेंगे जो हमारे सामने होगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, मैं और हम। अपने से तो कोई बात करेगा नहीं। अपने से बात करना मीन्स वो तो किसी से बात करना नहीं होता है, वो तो आपस में अपने आप में कुछ अंडरस्टैंड करना होता है। आप सामने वाले से तो बात करोगे, ऐसे व्यक्ति से आप बात तो करोगे नहीं जो आपके पास प्रेजेंट नहीं है। थर्ड पर्सन मीन्स तीसरे व्यक्ति, अर्थात वो आपके पहुंच में नहीं है, दूर हैं, वे आपकी बात को सुन नहीं सकते हैं। तो अपनी बात को आप उसी से कहोगे जो आपकी बात को सुन सके, जो आपके सामने खड़ा होगा। और जो आपके सामने खड़ा होगा वो कौन होगा? यू, वो तुम कहलाएगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस यू छिपा होता है। तो ये तो हुई इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कई नियम हैं। इसका पहला नियम है, सेड या सेड टू के स्थान पर अर्थ के अनुसार या भाव के अनुसार अगर आदेश की बात हो रही है तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, निर्देश की बात हो रही है तो कमांडेड का प्रयोग करेंगे, अगर प्रार्थना की बात हो रही है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, अगर सलाह की बात हो रही है तो एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, और अगर मना किया जा रहा है, निगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर फॉरबिड ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। सेड या सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या मना करने के लिए फॉरबिड या नेगेटिव में फॉरबिड का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड रूल देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि हम इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, या फिर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं कंजंक्शन के रूप में। लेकिन हम आज पढ़ने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो नोट पर ध्यान दीजिएगा। डू नॉट के लिए डू नॉट दिए होने पर यदि सेड टू के स्थान पर एडवाइस लाना हो तो डू हटा दिया जाता है।
ठीक है ना। और डू के स्थान पर निगेटिव सेंटेंस में नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाना होता है तब डू नॉट को हटा देते हैं और केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, फिर सुनिएगा, अगर इंट्रोगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, फिर सुनिएगा, अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू के स्थान पर हम लोग एडवाइज्ड का प्रयोग कर देते हैं और डू को हटा करके नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। लेकिन अगर हम नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड के प्रयोग करने के बाद हम केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉरवर्ड भी अपने आप में मना करना कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। ऑर्डर लग रहा है ना, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, कमरे से तुरंत बाहर जाइए। द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, टीचर ने कहा कमरे से तुरंत बाहर जाइए। तो क्या लग रहा है, हमने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलते हैं। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर लिख देंगे, कमांड है तो कमांड, रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस है तो एडवाइस, फॉरवर्ड मना करने के लिए है तो फॉरवर्ड लगा देते हैं। यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर लिख दिया हमने, तो पूरा क्या हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब देखिए कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसके पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो यहाँ पर गो से पहले टू लगा दिया तो सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड मी। क्या बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। क्लियर है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। उसी प्रकार से नियम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द कूली सेड प्लीज डोंट कीप मी वेट सो लॉन्ग, कृपया मुझे बहुत देर तक इंतजार ना करवाएं। अब इसको देखिए चेंज करना, ये प्लीज़ लगा दिए। प्लीज़ से क्या लग रहा है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है। जब रिक्वेस्ट यहाँ पर सेड के स्थान पर रिक्वेस्ट कर देंगे, द कूली रिक्वेस्टेड। अब देखिए डू नॉट है, मैंने क्या बताया था, जहाँ पर डू नॉट होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डू को हटा करके केवल नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी वही किया गया है। डू नॉट है तो यहाँ पर नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप का प्रयोग किया गया है। तो पूरा क्या हो जाएगा, द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू याद रखिएगा। डू नॉट के स्थान पर डू नॉट है तो डू को हटा करके नॉट टू लगा देते हैं, ठीक है ना। द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप हिम कैसे चेंज हुआ आपको पता है, मी बदलेगा इधर के इसके अनुसार, कूली के अनुसार। कूली ये ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा हो जाएगा द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप हिम अवेक वेटिंग सो लॉन्ग। उस प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल कहता है द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। ये क्या है, एडवाइस कर रहे हैं, टीचर बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं। तो ये जब एडवाइस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर, केवल टू लगा देंगे, टू बी रेगुलर एंड लर्न योर के स्थान पर माई लेसन हो जाएगा, माई लेसन डेली। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। उसी प्रकार से चौथा देख लेते हैं। द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन द सन। यहाँ पर फॉरवर्ड लगा करके देख लेते हैं। फॉरवर्ड मीन्स मना करना, दोनों प्रकार से देख लेते हैं, नॉट टू भी और फॉरवर्ड का प्रयोग करना। अगर हम लोग डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे तो डू हटा देते हैं, लेकिन अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस दोनों लगा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लगा करके देखते हैं, डू हटाते हैं, नॉट टू लगा कर देखते हैं। तो फादर एडवाइज्ड डू नॉट गो आउट ऑफ द सन इन द सन, धूप में बाहर मत जाओ, पापा जी एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस हो जाएगा। तो द फादर एडवाइज्ड हिज सन, डू नॉट के स्थान पर नॉट टू प्लस V1 तो हो जाएगा द टीचर द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू गो आउट इन द सन। लेकिन दूसरी प्रकार समझ सकते हैं कैसे, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। जब फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो नॉट टू नहीं बल्कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बस रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे, है ना। सेट टू के स्थान सेट या सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं तो टू प्लस V1 लगाएंगे। अब देखिए द फादर फॉरवर्ड
हिज सन टू गो आउट। फॉरवर्ड लगा देंगे तो केवल टू गो और आउट पता ही है, ठीक है। द फादर फॉरबेड हिज सन टू गो आउट इन द सन। इस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे, साधारण एग्जाम्पल थे। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ऑर्डर लग रहा है ना, तो ही टोल्ड या ही आस्क्ड या ही ऑर्डर्ड, कोई भी लगा सकते हैं, टोल्ड लगा सकते हैं, आस्क लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड, लेकिन ऑर्डर अधिक अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, तीनों सही हैं। तो ही टोल्ड या ही आस्क्ड या ही ऑर्डर्ड टू मी टू ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कंजंक्शन के रूप में हमने क्या कहा था, किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये टू लगा दिया हमने, टू लगा करके रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ दिया था। ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में जाएगा। सॉरी, जब टू लगा देंगे तो पास्ट टेंस जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी एक नियम याद रखिएगा आप लोग। ऑलवेज टू के बाद V1 का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। पढ़ा भी अभी आप लोगों ने, तो जाएगा ही टोल्ड या ही आस्क्ड ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बहुत ईजी है इंपरेटिव सेंटेंस, समझने की फिर है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा हुआ ही सेड टू सीता लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट। अब देखिए सिंपल सा आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कृपया अपना पेन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, उधार दे दीजिए। लेंड में सुधार देना या नॉर्मल देना, जिसके हम लौटा सकें बाद में, तो उसको चेंज करेंगे। तो आस्क लगा दीजिए सिंपल सा, या सेड लगा दीजिए, या ही आस्क ठीक रहेगा। ही आस्क्ड सीता, टू लगा देंगे, टू लेंड हिम लगा देंगे। योर पेन किसके लिए है, योर पेन सीता के लिए है, तो हर पेन हो जाएगा। मी है इसके अनुसार है तो हिम हो जाएगा। कैसे, फिर समझिए। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक मी है, एक यू है, बस इतना समझिए। मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकेंड पर्सन है, योर, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, सीता का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ये हर हो गया। क्लियर है ना इतना, अब समझिएगा। ही आस्क्ड सीता टू लेंड हिम हर पेन फॉर अ मोमेंट। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, ही सेड डू एज आई से, वही करो जो मैं कहता हूँ। ही टोल्ड मी टू डू एज ही सेड। अब देखो यहाँ पर आई, ये किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी ही हो जाएगा, तो पूरा बनेगा ही टोल्ड मी। यहाँ पर कंजंक्शन टू लगा देंगे, ही टोल्ड मी टू डू एज ही सेड। से को सेड में कर देंगे ना, सेड पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ही सेड गो अवे। ऑर्डर भी हो सकता है, अच्छा बाहर जाइए, तो ही टोल्ड मी टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। यहाँ पर टोल्ड मी या फिर ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे या ही टोल्ड मी टू गो अवे। और एग्जाम्पल देखिएगा, फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, पांचवा एग्जाम्पल कहता है ही सेड राम स्विच ऑफ द टीवी। यहाँ पर भी आस्क्ड, टोल्ड या ऑर्डर्ड, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि आदेश दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि सिंपल सी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्वेच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। आप रिक्वेस्टेड नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ लगा होगा तो रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। साधारण सी बात कह रहे हैं। अगर बड़े होंगे तो ऑर्डर दे रहे होंगे राम को, अगर बराबर के होंगे तो टोल्ड या फिर आस्क्ड कर रहे होंगे। तो आप फ्री हैं तीनों में से किसी को भी लगाने के लिए। नोबडी विल ब्लेम यू दैट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, मीन्स दिस सेंटेंस इज ओवरऑल correct. You can use ask, told or order in the place of reporting verb, ठीक है ना। तो समझिएगा, he ordered Ram to switch off the TV। 6 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, the doctor said to me take medicine in time। the doctor advised me to take medicine in time। डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप एडवाइस्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो सजेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 नंबर देखते हैं, माई सन सेड टू मी प्लीज़ बाय मी ए कोट। अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ लग गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड होगा। कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाई। यहाँ पर
मी है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, आई मीन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सन, सन है ना, सन का क्या होगा, एक ही सन है तो ही होगा, और चूंकि आई मी है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाई हिम ए कोट। उसी प्रकार 8वां एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी हैव अ कप ऑफ टी। ही, देखो अब कह रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, हैव अ कप ऑफ की, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए। ये तो कह रहे हैं नॉर्मल सा, रिक्वेस्ट तो हो नहीं रहा, ऑर्डर तो हो नहीं रहा, कह रहे हैं, तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, टोल्ड लगा देंगे। ही टोल्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स? समझने का प्रयास करिएगा। उसी प्रकार 9 नंबर के एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर फायर एट वंस, तुरंत फायर करो। ये क्या है, कमांड कर रहे हैं, यू नो। जहाँ पर आर्मी वाली बात आएगी कमांडर या कैप्टन वाली बात आएगी, जहाँ पर आर्मी सेना वाली बात होगी वहाँ पर हमेशा कमांड होता है, ऑर्डर नहीं, कमांड, कमांड किया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर एट वंस। उसी प्रकार 10 नंबर देखिए, रीड इट बिफोर यू साइन इट, ही सेड टू मी। उन्होंने मुझसे कहा कि पढ़ने से, सॉरी, साइन करने से पहले इसको रीड करिए। एडवाइस कर रहे हैं ना, पढ़ने से पहले साइन कर लीजिए, अर्थात एडवाइस कर रहे हैं। तो अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच बाद में है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है। लेकिन मैंने कहा था पहले भी क्लास में, जब भी आप नरेशन को चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, पहले आपको रिपोर्टिंग स्पीच ही रखना है, फिर रिपोर्टेड स्पीच रखना है। तो हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी टू रीड इट बिफोर आई साइंड इट। आई कैसे हो जाएगा, यू बदले सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी, यू की ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई हो जाएगा। पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, ही एडवाइज मी टू रीड इट बिफोर आई साइंड इट। क्लियर है ना? चलिए, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो गाइस, आज की क्लास में इतना पढ़ा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।